हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। इसमें हम पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं और हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड ना, चैप्टर 1 हो गया, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7 थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना कंप्लीट कर लिया है। 8 पूरा हो गया है, 9 पूरा हो गया है, 10 हम लोगों का थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट उसका, और हमारा चैप्टर 15। तो देखिए ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ना वो हम लोग कवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ना मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स और जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। तो वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हम लोग ज़्यादातर जो हमारे में बीमारियां होती हैं ना वो बैक्टीरिया, वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरसेस, बैक्टीरियाज, इन सब की वजह से ही होती हैं। तो और हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ी हुई थी। अब देखते हैं आगे भी। और इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शंस जिससे फैल सकती हैं, जिससे इंसान बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां, और इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो एंटायर डाइवर्सिटी, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दुनिया में, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हैं ना, और उनको हम लोग कई सारे ग्रुप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने 7th चैप्टर में देखी थी। क्लासिफिकेशन जो होता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसके हिसाब से हम लोग जो है पता लगा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं ना आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। इसी तरीके से बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस हो गए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स, कीड़े, अलग अलग टाइप्स के। तो ये सारे ही मेनली सारी बीमारियां इन सब में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो कोई ना कोई वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगी से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, है ना, इन सब से ही बीमारियां फैलती हैं। अब हम लोग को सार्स कोव 2 वायरस जो है कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ठीक है, तो ये अलग अलग वायरसेस के बारे में, लीशमेनिया जो होता है एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से काला अज़र होता है, वो हमें ये इस पिक्चर में दिखा रखा है कि इस तरीके का वो होता है, ठीक है, तो ये बता रखा है। और ये सारे के सारे बैक्टीरियाज़ की पिक्चर्स वगैरह बता रखी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हाँ, ये देखिए कॉमन एग्जांपल्स जो होते हैं डिज़ीज़ के, हम ये अब इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि जो वायरस से होने वाली डिज़ीज़ कौन कौन सी है, या फिर दे देंगे कि ये वाली डिज़ीज़ है, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, किससे होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो कॉमन एग्जाम्पल जो हैं डिज़ीज़ के, ठीक है, किस किस से होती है, वो है वायरस, ठीक है। वायरस आधा मतलब वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? कॉमन कोल्ड, जो हम लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है ना, वो भी वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो गया, और डेंगू जो होता है वो भी वायरस से होता है, और एड्स, ये चारों चीज़ें जो हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ठीक है, एड्स, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, वायरस से होती हैं। डिजीज़ जैसे कि थायराइड हो गई, ठीक है, फीवर, कॉलेरा, थायराइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और काफ़ी सारे जो कॉमन स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगस जो होती है ना, स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इचिंग होती है या कुछ, है ना, मेनली जो इचिंग होती है ना वो फंगस की वजह से होती है। प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फेमिलियर डिसीज़, तो प्रोटोजोआ भी बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? मलेरिया हो गया, काला अज़र हो गया। ऑल ऑफ अस कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कहते हैं ना कीड़े पड़ गए, पेट में कीड़े हो गए, तो वह इंटेस्टाइन में होते हैं, वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है। और डिसीज़ होती है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मोटे हो जाते हैं, कॉज बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वॉर्म, ये भी वॉर्म्स की वजह से, कीड़ों की वजह से होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी होती हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम लोग वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, भाई हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ें, क्यों सोचें? क्योंकि इनसे बीमारियां फैल रही हैं, इनको ठीक करना है हमें, ठीक है। आंसर इज़ दैट दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, ठीक है। जब हम लोगों को कैटेगरी नहीं पता होगी कि किस वजह से बीमारी हुई है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका, है ना, तो इसलिए ज़रूरी है उनको कैटेगराइज करना ताकि सही ट्रीटमेंट दिया जा सके।
मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सबकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब जितने भी वायरस होंगे ना उसमें कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होंगी, जितने बैक्टीरियाज होंगे उनमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी वायरस होते हैं वो इंसान के अंदर रहते हैं, ठीक है। वायरस अगर ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो इंसान की बॉडी के अंदर जाता है ना, उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देता है, बॉडी का जैसे कि फूड लेने लगता है, बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। वायरस ऐसा होता है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं कि अंदर गए तो ही, बैक्टीरिया तो वैसे भी हवा में उड़ करके भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस जो है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब अगर एक वायरस है तो मतलब मल्टीप्लाई होने लगता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस बनने लगते हैं, बहुत ही जल्दी ये अपने आप को बढ़ा देते हैं। वॉर्म्स जो हैं, देखिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये तो बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, बट जो कीड़े होते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं, ये थोड़ा स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक है तो 1 से 2 बनने में वॉर्म को टाइम लगेगा, बट वायरस, फंगी ये सब बहुत जल्दी बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकली मतलब नेम के हिसाब से सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अदर देन वायरस एंड वाइस वर्सा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट वायरस नहीं होते। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर विद द वायरस ग्रुप। तो ऐसा देखिए, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वायरस है। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होंगे ना उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, और जितने भी टाइप के वायरस होंगे उनकी काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक दूसरे से मिलती हुई होंगी। एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस इन अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो मतलब अगर आप एक टाइप के बैक्टीरिया की दवाई ले रहे हैं ना, तो अगर उसके अलावा भी आपकी बॉडी में कोई और दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है तो यही दवाई बाकी बैक्टीरियाज पे भी असर करना शुरू कर सकती है, क्योंकि सारे ज़्यादातर बैक्टीरियाज एक ही फॉर्म के होते हैं। बट द सेम ड्रग्स विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं तो वो वायरस पे कोई भी असर नहीं करेगी, ठीक है। ये होता है, मतलब बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं तो वायरस पे असर नहीं करेगी, वायरस की दवाई खा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कॉमनली मतलब होते हैं ब्लॉक बायोलॉजिकल पाथवेज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरिया बीमारियों को फैला रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक लेने से वो रुक जाते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरियाज एग्जाम्पल के लिए सेल वॉल बना लेते हैं, मतलब ये सेल है इसके बाहर वॉल बना लेते हैं ताकि किसी भी दवाई का असर उन पर ना हो पाए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है ना वो ये काम करती है कि बैक्टीरिया जो है ना अपने चारों ओर वॉल ना बना पाए, वॉल नहीं बना पाएगा तो वो कमज़ोर होगा और वो आसानी से मर सकता है। तो पेनिसिलिन क्या काम करती है कि वो बैक्टीरिया के चारों तरफ उसको वॉल नहीं बनाने देती है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल नहीं बना पाता और आसानी से मर जाता है। ह्यूमन सेल जो है वो सेल वॉल डज नॉट मेक सेल वॉल एनीवे। ह्यूमन बींग्स जो है हमारे में तो सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट्स में होती है, बट बैक्टीरियाज भी सेल वॉल बनाने लगते हैं ह्यूमन के अंदर जाके। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है सेल वॉल बनाते नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन जो है ह्यूमन बींग्स पे तो ह्यूमन बींग के सेल पे कोई असर नहीं डालती है, बट बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक बैक्टीरिया पे नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज पर असर कर सकते हैं। But viruses do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection. तो जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से बहुत अलग तरीके से काम करता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस पे असर नहीं डालती हैं। अगर हम लोगों को कॉमन कोल्ड होगा, ज़ुकाम होगा, एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स अगर हम ले लेंगे ना तो वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें वायरल फीवर हुआ है वायरस की वजह से, तो हम बैक्टीरिया लेने की दवाई, बैक्टीरिया को मारने की दवाई खाएंगे तो कोई असर होगा ही नहीं, ठीक है। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद वायरल कोल्ड, अगर हमें वायरल कोल्ड के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है ना तो एंटीबायोटिक्स हमें मदद कर देंगी। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट, सिर्फ बैक्टीरिया पे ही असर करती हैं देखिए बैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती है ना जो बैक्टीरिया को मारेंगी वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेंगी, वो वायरस पे कोई भी असर नहीं करती हैं। यही हमें इसमें बताया जा रहा है बार बार। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरीके से बीमारियाँ फैलती हैं,
इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां कैसे फैलती हैं? काफ़ी सारे जो माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कैन कॉमनली मूव फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में कई तरीके से बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरी तरफ से हम कहें कि वो कम्युनिकेट हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, ऐसी बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और आप कोविड-19 हमारा ये कोरोना वायरस जो है ये भी क्या है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। ऐसी जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हवा से भी फैलते हैं, और दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट। जैसे कि मान लो किसी ने छींक दिया तो उसमें से हवा में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं। अगर वो किसी इंसान की बॉडी पर जाकर के बैठ गई, उसकी आँख में, नाक में या मुँह के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर गई, तो अगर इस इंसान को जो इन्फेक्शन है वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है। ठीक है, जब वो खांसता है, छींकता है, ठीक है, या फिर बहुत पास रह करके सांस लेता है तो इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सारी जो डिसीज़ होती हैं जो हवा से फैलती हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है, ये भी हवा से फैल सकती है। कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो खांसी जुकाम होता है, निमोनिया, ये भी फैल सकता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि भाई अगर जैसे कि आपके फ्रेंड को हो रहा है, आप उसके साथ स्कूल में पूरे दिन घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी खांसी जुकाम हो जाए, है ना। क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर लिविंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो वहाँ पर भी बीमारियाँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अब हम लोगों ने देखा हवा से फैलती हैं बीमारियाँ, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। बीमारियाँ पानी से भी, ख़राब पानी, कंटामिनेटेड वाटर से भी जो है बीमारियाँ एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। ये होता है जब एक्सक्रीटा मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि डिस्कार्ड, जैसे कि नोज़ फेंक दी, नोज़ चिनक दी, या फिर जो हमारी टॉयलेट पॉटी वगैरह जो होती है वो एक्सक्रीटा बोलते हैं। एक एक्सक्रीटा जिस पर्सन को बीमारी है, ठीक है, अगर उसका एक्सक्रीटा, ठीक है, एन इन्फेक्शियस गट डिसीज़ जो कि इंटेस्टाइन में डिसीज़ है, जो आपकी बाहर निकल गया आपका बॉडी से और वो सीवर में चला गया और उससे दूसरे लोगों को भी फैल सकता है। इस तरीके की बीमारियाँ क्या होती हैं? कॉलेरा गेट मिक्स्ड अप विद ड्रिंकिंग वाटर। मतलब किसी इंसान को बीमारी है और कॉलेरा की, ठीक है, और वो उसका पानी किसी तरीके से उस इंसान से रिलेटेड जो वाटर है वो सपोज़ करिए हैंडपम्प में कंटामिनेट हो गया। बहुत बार हुआ है ऐसा, जैसे लंदन में फैली थी ना बीमारी, तो यहाँ पर जो है टॉयलेट पिट था, टॉयलेट पिट में लीकेज हो रहा था और यहाँ पे हैंडपम्प का सोर्स था। तो हैंडपम्प का जो पानी था ना, उसमें यहाँ के ये जो टॉयलेट वाली पिट थी, टॉयलेट का जो गड्ढा था, उसका पानी यहाँ पर हैंडपम्प के थ्रू बाहर जा रहा था। तो एक बच्चा था वहाँ पर, उसको कॉलेरा की बीमारी हो गई थी, उस बच्चे से पूरे शहर में फैल गई थी जिन जिन लोगों ने उस हैंडपम्प का पानी पिया था। तो यही होता है कॉलेरा में। कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं पानी के थ्रू और बीमारी फैल जाती है। और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं होती है तो कॉलेरा बहुत ही आसानी से फैलता है। तो कॉलेरा कैसे फैलता है? कॉलेरा फैलता है वाटर से, पानी से। और सेक्सुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद टू पीपल, ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उससे एक वायरल डिसीज़ है जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, सॉरी वायरल नहीं है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जैसे कि होते हैं, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये फैल सकती हैं। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। एक इंसान को है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ तो वो दूसरे इंसान को भी सिफिलिस हो गई, एड्स हो गया, ये फैल सकता है। हाउएवर ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं ये फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं। मतलब जैसे हाथ लगाने से, इस तरीके से साथ में रहने से, सांस से, हवा के थ्रू ऐसे नहीं फैलती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलती हैं। जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस। सिर्फ़ और सिर्फ नहीं कह सकते, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को एड्स है, उसके सिरिंज लगाई, सुई जो होती है इंजेक्शन वो लगाया, और वही इंजेक्शन किसी एक हेल्दी पर्सन के भी लगा दिया ना, तो उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो हमेशा सिरिंज नई ही इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे भी बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। अदर देन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। वही है, जैसे कि किसी पर्सन को एड्स है, उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, फिर उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड आ गया तो भी उस इंसान में भी फैल सकती है। तो ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। और अगर प्रेग्नेंट मदर जो है वो उसको एड्स है तो उस बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या फिर वही ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू उस बच्चे को भी हो सकता है।
हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे अदर क्रिएचर्स भी हैं, इंसानों के अलावा भी बहुत सारे अदर क्रिएचर्स भी हैं, और उन जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो हमें फैल सकती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस, ये भी माना जा रहा है या तो बैट से आया, या पेंगोलिन से आया, या कहीं से तो आया ही है ना। तो जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था, वो सूअर से आया था, पिग से। तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों से भी इंसान में फैल जाती हैं। सिक एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारी बीमारियाँ इंसानों में फैला सकते हैं। तो एनिमल्स 10 इंटरमीडिएरीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो एनिमल वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर भी एक वेक्टर है। मच्छर कितनी सारी बीमारियां फैलाता है ना। तो ये हम लोगों को डायग्राम बताया हुआ है कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने एक वेक्टर की तरह काम किया और मलेरिया फैला दिया, डेंगू फैला दिया, एक इंसान को काट लिया उसने। तो खाने से भी फैल सकती है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं, है ना। किसी ने मतलब किसी को टीबी है और उसी झूठे कप से किसी और ने पी लिया तो उसको भी हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं बीमारियाँ। तो यही कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ किस किस तरीके से फैलती हैं ये हमें बताया गया है। अब इसमें द कॉमनेस्ट वेक्टर वी नो आर मॉस्किटोज। सबसे कॉमन जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब बीमारी फैलाने वाला जो जानवर है, वो कौन होता है? मॉस्किटो, मच्छर होता है। काफ़ी सारे मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई। मॉस्किटोज़ जो फीमेल मॉस्किटोज़ फैलाती हैं बीमारियाँ। हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एबल टू लेट द मैच्योर एग्स। मतलब क्या करती हैं, हमारी बॉडी से खून चूसती हैं और अंडे दे देती हैं। और फिर मॉस्किटोज़ जो है वो गर्म खून पे फीड करती हैं, जानवरों के, इंसानों के भी। और इसी तरीके से जैसे कि एक इंसान से खून चूसा उसने, दूसरे इंसान पे जा कर के बैठ गई, है ना। तो इस तरीके से मलेरिया फैलता है। मलेरिया, डेंगू वगैरह और बीमारियाँ फैलती हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। अब ये क्या है, देखिए, ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन में, और एक टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि सेल होता है, फिर सेल से टिश्यू होती है, कैसे कैसे टिश्यूज़ होते हैं, उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स जो हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। वेयर डू दे गो देन। अब वो एंटर तो कर गए, फिर वो जाते कहाँ हैं? बॉडी जो है हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है माइक्रोब्स के कंपैरिजन में। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के कंपैरिजन में हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। तो काफ़ी सारे पॉसिबल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि ऑर्गन, टिश्यू हो गए, जहाँ पर ये जा सकते हैं। पर क्या सारे के सारे माइक्रोब सेम टिश्यू में जाते हैं, या फिर एक ही ऑर्गन में जाते हैं, या फिर अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं? ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं। कोई किडनी पे इफेक्ट करता है, कोई कहीं पर इफेक्ट करता है। जैसे कि कोरोना वायरस कहाँ पे? लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है हमारे। Different species of microbes seem to have evolved to home in on different part of the body। अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी पे ये सारे के सारे माइक्रोब्स जाते हैं। और ये जो सिलेक्शन है कि किस तरीके से कहाँ पर अटैक करेंगे, ये उनके एंट्री पॉइंट से डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी में आए हैं। अगर वो हवा के थ्रू आए हुए हैं, ठीक है, नाक से, तो वो हमारे लंग्स पर जा कर के अटैक करेंगे। और ऐसा हमने देखा है कि जो बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस हम लोग हवा के थ्रू, सांस के थ्रू अगर किसी को हो गया है तो उसके वो लंग्स पे जा कर के अटैक करता है। अगर वो माउथ के थ्रू एंटर हुआ है तो दे कैन स्टे इन द गट लिनिंग लाइक थायराइड नहीं, टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। टाइफॉइड जो हो जाता है वो हमारे गट में पहुंच जाता है, और अगर माउथ से आया है तो। और लिवर में भी पहुंच जाता है, लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस। जो जॉन्डिस को फैलाने वाला जो वायरस होता है वो लिवर में पहुंच सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि मुंह से लिया है, नाक से गया है हमारी बॉडी पर। बट हमेशा भी ऐसा नहीं होता। इन्फेक्शन जैसे कि HIV कम्स थ्रू द बॉडी वाया सेक्सुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। तो जो एड्स होता है ना, बॉडी के किसी एक पार्ट पे नहीं, वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। और अगर किसी को एड्स है तो उसको बाकी सारी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रोब्स होते हैं वो, जैसे कि मॉस्किटो के काटने से, ठीक है, विल गो टू द लिवर में पहुंचता है, और फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उस पर अटैक करता है। मतलब जिससे मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रोब है, जैसे कि मच्छर, वो क्या करता है, लिवर पे अटैक होता है उसका, और फिर हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। वायरस कॉजिंग जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, ये बीमारी है जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, ये जिसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं, वो मच्छर के काटने से होता है और हमारे दिमाग को
पे असर डालता है। साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। तो कैसे कैसे उसके साइन होंगे, कैसे पता लगेगा कि ये बीमारी हो गई है, वो डिपेंड करता है कि किस टिश्यू पर या फिर किस ऑर्गन पर वो जो माइक्रोब है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, किस ऑर्गन को उसको टारगेट करना है। अगर लंग्स टारगेट होते हैं तो खांसी आने लगती है, सांस चढ़ने लगती है, सांस नहीं आती है अच्छे से। अगर लिवर टारगेट होता है तो भाई जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो जाती है। ब्रेन टारगेट होता है तो हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिट्स, दौरे पड़ सकते हैं और इंसान बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये सारे के सारे मतलब साइन सिम्टम्स के हिसाब से बताया जा सकता है कि ये जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस वगैरह, इन सबको माइक्रोब बोलते हैं। तो इन माइक्रोब ने बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट किया है, ये हम लोग सिम्टम से जो है वो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से टिश्यू ऑर्गन पे जा कर के इफ़ेक्ट इसने किया होगा। अब ये देखिए, इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक किस टिश्यू पे जा कर के करा है, फिर उसके सिम्टम्स, इसके अलावा अदर कॉमन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बाकी दूसरे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे जो कॉमन इफ़ेक्ट्स डिपेंड करते हैं इस फैक्ट पर कि बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से एक्टिवेट है इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो वो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से कैसे लड़ती है। एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी सारे सेल्स को बुला लेता है ताकि जो ये बाहर से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आए ना, अगर हमारी बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है ना, तो हम इन बीमारियों से लड़ सकते हैं, किसी वायरस से, बैक्टीरिया, फंगस, हर चीज़ से हम लोग लड़ सकते हैं अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो दिस रिक्रूटमेंट का मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे हेल्दी सेल्स होती है ना, उनको उस टिश्यू पर, जैसे सपोज करिए कि लंग पर ये वायरस या बैक्टीरिया अटैक करने आया है, तो हमारी बॉडी समझ जाएगी अच्छा अटैक होने वाला है, तो हमारे हेल्दी सेल्स को लंग्स तक ये पहुंचा देगी ताकि हमारे लंग्स को बचा सके। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। A part of this process, there are local effects such as swelling, pain and general effects such as fever. तो जब जिस समय पर हमारी बॉडी इन बीमारियों से लड़ रही होती है तो वो पार्ट फैल सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, उस पर दर्द हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स को उस जगह पर बुला रही होती है ताकि बीमारी से लड़ सके। काफ़ी सारे केसेस में टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट, काफ़ी जनरल से इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो HIV इन्फेक्शन होता है, वायरस गोज़ टू इम्यूनिटी सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। तो HIV के केस में जो वायरस होता है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम पे जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करने लगता है। इसलिए काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो होते हैं HIV एड्स के आर बिकॉज द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मैनी माइनर इन्फेक्शन दैट वी फेस एवरी डे। तो क्योंकि जो HIV का वायरस होता है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे जाकर के अटैक करता है ना, इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत छोटी सी बीमारियों से भी फिर लड़ने की क्षमता ख़त्म कर देती है। इंस्टेड इवन स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया, हल्का सा जुकाम भी निमोनिया बन सकता है अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। और जो गट का फंक्शन होता है वो डायरिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, अल्टीमेटली अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो HIV एड्स अगर जैसे किसी को हो जाता है ना, तो बाकी सारी बीमारियों की वजह से भी वो इंसान मर सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, मतलब जैसे जितने ज़्यादा वायरस का जितना नंबर है उतनी ही ज़्यादा वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर माइक्रोब्स का नंबर काफ़ी कम है तो डिजीज़ जो है वो मतलब कई बार होती है माइनर होती है, अननोटिस्ड होती है, हमें पता भी नहीं लगता। इफ़ द नंबर इज सेम इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, अगर एक माइक्रोब का नंबर काफ़ी ज़्यादा है तो वो डिज़ीज़ हमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इम्यून सिस्टम काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि वो माइक्रोब्स को बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो जैसे ये माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं उसी टाइम पर उनको रोक देता है और ख़त्म कर देता है। तो ये जो है ना आगे का पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग कुछ लोग कह रहे थे ना कि अलग अलग पार्ट्स में ना बनाया करें, तो फिर भाई वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी देर तक बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हम क्या करेंगे ना, जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर ना हम ना एक कंबाइन करके वीडियो बना देंगे, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं ना उनको मैं एडिट करके एक साथ जोड़ दूँगी और उसका एक नया वीडियो आ जाएगा, तो आपको एक ही वीडियो में फिर सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।